हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और 11th क्लास का 7वां चैप्टर अपन यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। एक लेक्चर इसका हो चुका है और दूसरा सेशन आज का इसका है। पहले सेशन में अपन ने इस चैप्टर का परिचय डिस्कस किया था और जो 4 प्रकार के उत्तक होते हैं उसमें से पहला जो उत्तक था उपकला उत्तक, वो यहाँ से अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में 2 उत्तक अपन डिस्कस करेंगे, संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताता चलो उसे नोट करते हुए चलिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। पहला आता है संयोजी उत्तक, जिसे अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। शब्द से ही पता चलता है कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है उत्तक है उसे अपन बोलते हैं संयोजी उत्तक। मनुष्य के शरीर में या जटिल प्राणियों के शरीर में जो संयोजी उत्तक है वो सबसे ज्यादा मिलता है। चारों उत्तक में से सबसे ज्यादा मिलने वाला पाया जाने वाला जो उत्तक है वो कौन सा संयोजी उत्तक है। तो जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत मिलता है एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी उत्तक नाम शरीर के अन्य उत्तकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया। नाम किस आधार पर दिया गया, एक तो जोड़ने का सिंपल समझ में था, आलंबन का मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। संयोजी उत्तक में कोमल उत्तक से लेकर विशिष्ट प्रकार के उत्तक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय उत्तक तथा रक्त सम्मिलित है। तो ये आपने इनके बारे में पढ़ भी रखा है। रक्त जो है उसको आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा था, उपास्थि अस्थि को आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था 20वें चैप्टर में। ठीक है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये कोशिका जो है वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रकार के संरचनात्मक प्रोटीन जिसे अपन बोलते हैं कोलेजन का सीक्रेशन यहाँ से करता है। रक्त की कोशिका जो है वो नहीं करती। और ये जो है ये उत्तक को क्या प्रदान करता है, कोलेजन जो है ये स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति ये देते हैं। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जिसे अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी, जो रबर के जैसी प्रॉपर्टी होती है खींचने की और कम होने की जो होती है वो इलास्टिसिटी है। लचीलापन आपके पास है। ठीक है, वो काम ये करता है कोलेजन। ये जो कोशिका है रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है। जो कोशिका होती है वो रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। ये जो कोशिका है अगर रूपांतरित मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये जो कोलेजन है और ये जो सेल है इसके बीच बीच में अपने को मिल रहा है, इसे आपने बोल दिया पॉलीसेकेराइड, जो क्या काम करेगा, आधात्री का काम करेगा इनके बीच में। ठीक है। कुछ में जो पॉलीसेकेराइड है जो आधात्री वो ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। उसके बेसिस पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। संयोजी उत्तक को 3 प्रकार में विभक्त किया जाता है, एक लचीले संयोजी उत्तक, दूसरा सघन संयोजी उत्तक और तीसरा विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। लचीले को अपन बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को शॉर्ट में सीटी लिखा है। उसके बाद में आता है सघन को बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू और विशिष्टीकृत को अपन बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब एक एक को देखते हैं अपन। शिथिल संयोजी उत्तक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थों में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। तो जो भी कोशिका है और जो भी इसके तंतु थे और ये आधात्री है तो उसमें आराम से जुड़े रहेंगे। मान लीजिए जो कोशिका है उसमें कोशिका उत्तक है क्योंकि तो कोशिकाएं भी दूर दूर इसके अंदर होगी लचीले में, जबकि सघन की अपन बात करें तो उसमें कोशिकाएं पास पास में होगी। ठीक है, पास पास में होगी तो इसके अंदर आधात्री क्या होगा, कम होगा। और इसमें यहाँ पर आपके पास दूर दूर है कोशिकाएं तो इसके अंदर क्या होगा, आधात्री यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उदाहरण लिखा है इसने त्वचा गर्तिका उत्तक, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। चित्र 7.4 बता रखा है, ये एरियुलर टिश्यू आपको बता रखा है यहाँ पर। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यह प्राय उपकला के लिए आधारीय ढांचे का कार्य करता है। उपकला आपने पढ़ लिया, अब उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो आधार जो ढांचा बना रहा है वो कौन कर रहा है, ये इसी प्रकार का उत्तक कर रहा है। इस संयोजी उत्तक में प्राय तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देते हैं, महाभक्षकाणु और मास्ट कोशिकाएं होती है। महाभक्षकाणु को अपन क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ी। फेज का मतलब भक्षण करना। फेगोसाइटिक नेचर की बात करें, अपने शरीर में कोई भी बाह्य जो जीव है जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह चले जाते हैं वो अपने जो अपने को बीमार करता है तो उसको भक्षण कर लेता है, उसको खाने वाली जो कोशिका होती है वो होती है मैक्रोफेज। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है 18वें चैप्टर में। तो तंतु कोरक होते हैं, मां भक्षण होते हैं और मास्ट कोशिकाएं होते हैं। मास्ट भी आपने पढ़ रखी है और 12th क्लास में वापस से पढ़ोगे। इसके अंदर आप देखो बृहद भक्षकण ये कोशिका है, डायग्राम ये पूछा गया है एआईपीएमटी में, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इस डायग्राम को। ठीक है। ये तंतु कोरक हो गए, ये कोलेजन रेशे यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बताए थे ये निकाल निकाल के सेम वैसे यहाँ से तंतु कोरक रेशे निकल रहे हैं। और सबसे लास्ट में ये मास्ट कोशिका है और बाकी ये ब्लड सेल वगैरह हैं यहाँ पर, ये जो बता रखी है। ठीक है, ये ब्लड सेल और बाकी दूसरी कोशिकाएं।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा जो है वो है वसा उत्तक। वसा उत्तक दूसरा शिथिल संयोजी उत्तक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है वसा है तो वसा का संग्रह ये करेगा। जो भी एक्सेस में फूड अपन ले रहे हैं वो अगर काम में नहीं आ रहा तो वो वसा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस उत्तक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। आगे समझ में सिंपल सा है। तो वसी उत्तक भी आप देख लेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। वसा संग्रह क्षेत्र है ये सिंपल सा, ये केंद्र है कोशिका का और ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, तीन पार्ट इसके अंदर है, सिंपल सिंपल से। नेक्स्ट सघन संयोजी उत्तक। सघन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयोजी उत्तक जो संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, उत्तक का मतलब कोशिकाओं का समूह, और सघन का मतलब इसमें कोशिकाएं ज्यादा सघन होगी, पास पास होगी। तो सघन संयोजी उत्तकों में तंतु और तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती है। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक सघन संयोजी उत्तक को नियमित संयोजी उत्तक और अनियमित संयोजक उत्तक में विभाजित करता है। तो जो भी तंतु अपन ने देखा तथा तंतु कोरक जो अपन ने देखा, जैसे इसके अंदर यहाँ आपको बता रखा ये तंतु गोरख आपको बता रखा है, ठीक है, और ये यहाँ से निकलने वाले क्या है, कोलेजन रेशा जो आपको बता रखा है। तो इनका जो अभिविन्यास है, किस प्रकार से ये अरेंज होते हैं, उसके आधार पर दो पार्ट में विभाजित किया गया है, नियमित सघन संयोजी उत्तक और दूसरा अनियमित। तो जो भी कोलेजन रेशा मान लो ये स्पेसिफिक टाइप से ये एक नियम के अंदर नियम को फॉलो कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ये नियमित हो गए। जबकि दूसरा में ये एक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो ये अनियमित हो जाएगा। ठीक है, तो सघन नियमित उत्तक में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छे के बीच में कतार में उपस्थित रहता है, तो ये समानांतर आपको बताया जा रहा है। कंडराई जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कंडराई जो है वो क्या करता है, कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ता है। बोन जो होती है, इसका जो भी मूवमेंट हो रहा है वो पेशियों से होता है, आपको पता है, ये अपन ने पढ़ रखा है। ये पेशी है और ये क्या है, बोन है। और ये इनको जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर, इसे आपने क्या बोला है, कंडराय, इसे आपने बोला है ये कंडराय। ये भी एक प्रकार का संयोजक है। तथा स्नायु जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता था, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे आप क्या बोलते हो, स्नायु बोलते हो। ठीक है, ये और बोन को आपको पेशी से जोड़ने की स्ट्रक्चर है उसे अपन बोलते हैं कंडराय। दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं का प्रतिरोधी प्रदान करता है, प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। ठीक है, इसे टूटने से बचाता है। तो इस डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। पहले ये आपके पास कोलेजन रेशे हैं जो सघन हैं, सघन उत्तक, सघन संयोजी उत्तक के हैं, लेकिन ये नियमित हैं। कैसे हैं, नियमित हैं। जबकि दूसरे डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो ये आपको अनियमित मिलेंगे, घना है, सघन है, लेकिन ये किस प्रकार के हैं, अनियमित है। एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। क्लियर हो गए दोनों डायग्राम भी, सिंपल से डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। सघन नियमित संयोजी उत्तक लचीली स्नायु में मिलते हैं, लिगामेंट में मिलते हैं। सघन अनियमित उत्तक में तंतु तथा तंतु गोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है, ठीक है, जिसका अभिविन्यास अलग होता है। ये उत्तक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक है। तो उपास्थि अस्थि आपने पढ़ रखी, रक्त भी पढ़ रखा, रक्त के प्रकार आपने पढ़ रखे, फिर भी शॉर्ट में यहाँ पर बता रखा था, इसे डिस्कस कर लेते हैं। उपास्थि का अंतराकोशिक पदार्थ, उपास्थि जो है इसे अपन क्या बोलते हैं, कार्टिलेज अपन इसे बोलते हैं, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज किससे बनी होती है, कार्टिलेज अंतराकोशिक पदार्थ, कोशिका के अंदर पदार्थ मिलता है जो होता है ठोस, विशिष्ट, अन्य और संपीड़न रोधी होता है, मतलब कंप्रेसिबल नहीं होता है। ठीक है, इस उत्तक को बनाने वाली कोशिकाएं को अपन बोलते हैं उपास्थि अणु या कॉन्ड्रियोसाइट अपन बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। साइट का मतलब होता है कोशिका, कॉन्ड्रिया बोलते हैं उपास्थि के लिए। ठीक है, स्वयं द्वारा स्त्रावित, इस उत्तक को बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं द्वारा स्त्रावित आधात्री में छोटी छोटी भूमिकाओं बन जाती है। मान लो ये कोशिका है, ये स्वयं जो यहाँ से कुछ ना कुछ आधात्री को यहाँ रिलीज कर रहा है, ठीक है, और रिलीज करने के बाद में इसी के अंदर ये पैक हो जाता है, छोटी छोटी भूमिकाओं में क्या जाता है, पैक हो जाता है। चित्र में बता रखा 7.6 एम है। तो ये कोलेजन रेशा है, ये उपास्थि कोशिका, और इसके चारों तरफ यहाँ पर जो भी आधात्री है उसके अंदर है ये। ठीक है, कशेरु भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। तो कशेरु जो भ्रूण है, जो छोटे छोटे बालक हैं, या जो भ्रूण के समय की अपन बात करें, प्रेगनेंसी के समय में, उसमें जो उपास्थियां होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उपास्थि किसमें परिवर्तित होने लग जाती है, अस्थि में परिवर्तित होने लग जाती है। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, यहाँ बाह्य कान संधियां और मेरुदंड जो पीछे है कि आसपास की अस्थियों के मध्य
तथा पैर तथा हाथ में पाई जाती है। ठीक है, पैर तथा हाथ में पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, 4-5 कहाँ कहाँ मिलती है। नेक्स्ट संयोजी ऊतक आता है अस्थि। अस्थि जो होता है खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है, बिल्कुल ठोस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अनन्य आधात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम के सोल्ट इसके अंदर होते हैं अस्थि के अंदर, ठीक है, जो इसको मजबूती प्रदान करता है। चित्र 7.6 बे में बता रखा था ये। सहज अस्थि ऊतक है, ज्यादा कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर में है नहीं, क्या लेकिन है क्या नहीं है, बोन की स्ट्रक्चर इतनी डिटेल से अपने एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, यह शरीर का मुख्य ऊतक है, जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है और ऊतकों को सहारा व सुरक्षा देता है। तो अस्थियों का काम क्या है? एक तो सहारा देना। अभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आप सो रहे हैं, मैं भी सो रहा हूं, जो भी काम कर रहे हैं, मेनली जो बॉडी पोस्चर है वो इसी से रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन कर सकती है, जो फीमर होती है, ठीक है, वो भार सहन करने के लिए होती है, अलग अलग फंक्शन है इनके। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करते हैं। तो कंकाल पेशी आपने वैसे पढ़ रखी है, अभी और आगे आएगा पेशी के प्रकार में। अस्थि है और ये पेशी है, एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में जो ब्रेन है अपना नर्वस सिस्टम में, वो इसमें संकुचन करवाता है, रिलैक्सेशन करवाता है, उसकी वजह से क्या होता है, बोन में मूवमेंट होता है। ठीक है, कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, तो बोन मेरो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, ये भी आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट आता है रक्त। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। ये आप डायग्राम देख लो, इसमें कुछ भी नहीं पूछना ऐसा है कि रक्त की जो अलग अलग कोशिका थी, लाल रुधिर कणिका, ये पट्टकाणु है, श्वेत रुधिर कणिका है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है ना, तीनों प्रकार यहाँ पर आपको बता रखा है। तो रक्त जो है तरल प्रकार का संयोजी ऊतक है। एक ही यहाँ पर मेन जो अपना ऊतक पढ़ रहे हैं उसमें से एक मेन जो है, जो तरल प्रकार का होता है, फ्लूइड होता है, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर, जो कोशिकाएं वगैरह इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेगी। और साथ साथ में अगर इसकी बात करें, 3 प्रकार इसके यहाँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, पट्टकण हो गया, लाल रुधिर कणिका हो गया, श्वेत रुधिर कणिका हो गया, एरिथ्रोसाइट इसे अपन बोलते हैं। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। श्वेत रुधिर कणिका को अपन ने 2 पार्ट में पढ़ रखा है। ठीक है, श्वेत को अपन ने 2 पार्ट में पढ़ रखा है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट जिसे आपने बोला था, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट कणिका में, और दूसरा ए कणिका में, जैसे आपने बोला था, उसमें भी अलग अलग प्रकार आपने देखे थे। ठीक है, तो ये सारा जो है ब्लड ही है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना, तरल प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट आता है पेशी ऊतक, जिसे अपन बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। अलग अलग प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं, पेशियों से संबंधित है, इसीलिए से अपन ने बोला पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होते हैं अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है। लंबा है और बेलनाकार तंतु यहाँ पर आपके पास होगा, जो समानांतर पंक्ति में सजे रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे अपन बोलते हैं पेशी तंतु। और अगर आपको याद है तो पेशियों की संरचना अपन ने पढ़ रखी है स्केलेटल सिस्टम में 20वें चैप्टर में, 11th क्लास के 20वें चैप्टर में। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्दीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं। ये जो पेशी तंतु, जैसे 1, ये 2, ये 3, ऐसे प्रकार के बहुत सारे पेशी तंतु होंगे, तो ये कंट्रोल करता है कौन? अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या जिसे ब्रेन वगैरह अपन बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो तंत्रिकाएं होती है उससे उद्दीपित करते हैं, उसके बाद में संकुचित होते हैं और वापस पुनः लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाता है। तो किस प्रकार का उद्दीपन उसके ऊपर निर्भर करता है। पेशी ऊतक की क्रिया से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार गति करते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभालते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है, और इसके 3 प्रकार होता है, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, कंकाल को बोलते हैं स्केलेटल, जो अपने बोन से रिलेटेड होता है, स्केलेटल इसके अंदर आता है। चिकनी जिसे अपन स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ। और हृदय जो अपने पास कार्डियक पेशी है, हृदय, हृदय से रिलेटेड जो है वो कार्डियक होते हैं। ठीक है, तो कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाल अस्थि से जुड़ा रहता है। प्रारूप या टिपिकल पेशी जैसे द्विशीर्ष का बाइसेप्स, यहाँ बाइसेप्स जैसे बोलते हैं ना, बाइसेप्स डोले सोले बाइसेप्स दिख रही है नहीं दिख रही। ठीक है, तो जिसके 2 सिर होते हैं, बाइसेप्स मतलब 2 सिर वाली पेशी में रेखीय कंकाल तंतु, पेशी तंतु एक समूह में एक साथ समानांतर रूप से पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है, चित्र में बता रखा है। इसके बारे में आप अध्याय 20 में विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ लिया पहले से, आपको पढ़ा दिया। ठीक है, ये रेखाएं मिलेगी। तो इसको जो क्लासिफिकेशन किया, 2 आधार है इन पेशियों का, जो 3 प्रकार अपन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, इसका 2 आधार यहाँ पर आपको बता रखा है इन तीनों का।
किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है? तो एक तो आपके पास देखने पर क्या स्ट्रेटेड दिखेगी, मतलब इस पे जो अपेरेंस होगा, मतलब देखने पर क्या वो रेखीय दिखेगा या अरेखीय दिखेगा। एक तो पहला आधार ये है, क्या वो रेखीय हो रहा है क्या अरेखीय। जैसे ये आपके पास कोई पेशी है और दूसरी ये आपके पास है, इसमें इस प्रकार से रेखाएं छोटी छोटी आपको देखने को मिलेगी तो वो रेखीय, जबकि दूसरे में कुछ भी नहीं मिल रहा है बिल्कुल, तो वो अरेखीय स्मूथ प्रकार का। ठीक है, क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, हाँ या ना। और दूसरा जो आधार आता है यहाँ पर, वो आता है इसको कंट्रोल करने के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण में क्या वो ऐच्छिक है, मतलब अपन उससे अपनी इच्छा से उसे रेगुलेट कर सकते हैं नहीं, या वो अनैच्छिक है जिसे रेगुलेट अपन नहीं कर सकते। जैसे हृदय है उसे अपन नियंत्रित नहीं कर सकते, वो अपने आप से धड़केगा। ऐच्छिक में जैसे मूवमेंट हो रहा है मेरे हाथ का मसल्स का, मैं जीभ का मूवमेंट करवा रहा हूँ, तो वो सारा होठ के मूवमेंट में करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से हो रहा है, वो ऐच्छिक पेशियों के अंदर आ जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास, तो यही इसने लिखा है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो कि इसके अंदर रेखीय मिलेगा, रेखीय कंकाल है। ठीक है, और इसे अपन रेगुलेट कर सकते हैं, अपन कंट्रोल इसे कर सकते हैं, अपनी इच्छा से इसका मूवमेंट करवा सकते हैं। दूसरा आता चिकनी पेशी। चिकनी पेशी उत्तक की संकुचनशील कोशिका के दोनों किनारे पतले होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ये किनारे यहाँ पर पतले आपको बताए जा रहे हैं। इसमें रेखा या धारियां नहीं होती, देखो इसके अंदर छोटी छोटी ये लाइनें बता रही है ना, ये रेखा और धारियां इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर नहीं बताई जाती। तो ये दूसरा आधार है, उसे आप एनसीईआरटी में साइड में लिख लीजिएगा। कोशिकाएं संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती है तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह होते हैं। तो इसमें भी संयोजी ऊतक का कठोर आवरण था, इसमें भी संयोजी आवरण होता है संयोजी ऊतक का। आंतरिक अंगों जैसे रक्त नलिका, अग्नाशय, आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशियां पेशी ऊतक पाया जाता है। तो ठीक है, रक्त नलिका में, अग्नाशय में मिलती है। ये अनिच्छिक होती है, इसे अपन इच्छा से अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अग्नाशय में कब अग्नाशय रस रिलीज होगा, कब उसमें संकुचन होगा, अपने को नहीं पता होता है, वो अपने आप से कर लेता है। ब्लड वेसल्स की अपन बात करें उसमें भी अपने को नहीं पता चलता। ठीक है, क्लियर है। और आंत जो है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें भी अपने को पता नहीं चलता कि भोजन रोकना है या आगे चलाना, वो अपने आप से स्वतः होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, अनैच्छिक है क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधा नियंत्रण नहीं होता, मैंने आपको बता दिया ये वाला पॉइंट। जैसा कि हम कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं, कंकाल पेशियों में अपन अपना रेगुलेट कर सकते हैं, तो वो ऐच्छिक प्रकार की है। उसने वहां पर नहीं लिखा कंकाल में, इस पैराग्राफ में कहीं पर भी नहीं लिखा, तो आप लोग लिख लीजिएगा ऐच्छिक, जबकि नीचे वाले में इसने लिखा है। ठीक है, कंकाल पेशियों के बारे में कर सकते हैं। चिकनी पेशी को मात्र सोचने पर हम संकुचित नहीं कर सकते। आप सोच लो कि आंत में मुझे संकुचन करवाना नहीं होगा। ठीक है, ये चिकनी पेशी डायग्राम आपको बता रखा है। और सबसे लास्ट में आता है हृदय पेशी, कार्डियक मसल जिसे अपन बोलते हैं। तो संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में ही पाया जाता है, संकुचन हो सकता है इसके अंदर। हृदय पेशी की कोशिकाएं कोशिका संधियों द्वारा द्रव्य कला से एक रूप होकर चिपकी रहती है। चित्र 7.7 से में आपको बता रखा, तो इसका आप देखो, ये केंद्रक, मतलब ये एक कोशिका हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ऐसे बहुत सारी कोशिका जो किससे जुड़ी हुई है, संधि स्थलों से जुड़ी हुई है। आपके पास संधि स्थल है ये वाला। ठीक है, सेम ऐसे ये संधि स्थल है। और एक चीज इसके अंदर आप देखोगे तो आपको लाइन दिख रही है, तो मतलब ये कैसी होगी, रेखीय होगी। और नियंत्रण की अपन बात करें तो क्या इसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी इच्छा से। हृदय को 2 सेकंड के लिए सोचोगे, हार्ट बीट जो है, धड़कन है, वो रुक जाए, तो नहीं रुकेगी, तो ये कैसी हो जाएगी, अनैच्छिक हो जाएगी और रेखीय हो जाएगी। ठीक है, संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क के कुछ संगलन बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई रूप से संकुचित होती है। तो ये जो कोशिकाएं होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से तो इंटरकैलेटेड डिस्क इनके अंदर होती है, अंतर्विष्ट डिस्क जिसे अपन बोलते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, एक यूनिट यूनिट के जैसे ये काम करता है। एक कोशिका अगर आपने यहाँ से उद्दीपित हो गई है तो सारी कोशिका में संकुचन होगा। ठीक है, वो यही इसका फंक्शन है इंटरकैलेटेड डिस्क का। ये आपको ध्यान में रखना, पूछने के पूरे पूरे चांसेस है। जैसे कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, तब दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें अगर मैसेज आ रहा तो ये भी यहाँ पर संकुचन के लिए उद्दीपित हो जाएगी। क्लियर होगा। सो यहाँ पर ये जो दोनों प्रकार के उत्तक है वो भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो कभी भी, जब भी आप इस सेशन को देख रहे हो, जब भी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक की। और बाकी नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं तंत्रिका उत्तक के साथ में। तो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है यहाँ पर अपन कंप्लीट करेंगे। सो पढ़िए बिना टाइम वेस्ट किए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।